जी नमस्कार। आज मैं आप सबके बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा इकाई के फेसबुक पेज पर उपस्थित हूँ। आप सबसे इस बात करने के लिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, उनका भारतीय राजनीति में योगदान क्या रहा है। जब भी हम इस ऐसे किसी विषय की चर्चा वार्ता करते हैं तो निश्चित रूप से इतिहास के उन बिंदुओं को, उन बातों को, उन तथ्यों को, उन रिकॉर्डों को कुरेदना पड़ता है जिसको इतिहास में बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया या सत्य को छिपाकर प्रस्तुत किया गया या लोगों को, पढ़ने वालों को गुमराह किया गया। सभी जानते हैं कि भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, उस पहले मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू जी के साथ 3 नक्षत्र थे, ज्वाजल्यमान नक्षत्र, जिनकी भारतीय समाज और राजनीति में एक अलग प्रकार की भूमिका थी, है और आगे भी रहेगी। सरदार वल्लभ पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन तीनों लोगों के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, अगर इतिहास को ठीक से देखने समझने की कोशिश की जाए तो स्पष्ट होता है कि इन तीनों महापुरुषों के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके ये हकदार थे, जिस प्रतिष्ठा के हकदार थे, जिस मूल्य और मर्यादा के साथ इनको आगे की भूमिका दिया जाना चाहिए था, निर्णय में इनको सहभागी किया जाना चाहिए था, उसके अनुसार इनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। 1905 के बंगभंग आंदोलन को भी सभी लोग जानते हैं। 1906 के मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने की घटना को भी लोग जानते हैं। इन बातों के, इतिहास के इन तथ्यों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। 1880 से लेकर 1873 सैयद अहमद एओ ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी और मोतीलाल नेहरू 3-4 बार कार्ल मार्क्स से मिलते हैं। कार्ल मार्क्स ने ही 1883 में यह सुझाव दिया कि भारत में कांग्रेस नाम का एक संगठन होना चाहिए, जो संगठन भारत के हितों की रक्षा करने वाला है ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन वास्तविक अर्थों में भारत के हितों की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है, यह वह संगठन तय करेगा। परिणाम स्वरूप जब उनको यह बात इन लोगों के सामने आई तो सर सैयद अहमद ने कहा कि भारत में भारतीय या राष्ट्रीय शब्द से जो ज़्यादा लोग इमोशनली, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए भारत में ऐसे शब्द का व्यवहार करना चाहिए जिससे लोग उससे सीधे सीधे कनेक्ट हो सकें। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के बजाय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम सुझाया, जिसको सबने स्वीकार किया। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोहरे चरित्र का प्रकटीकरण ठीक दिसंबर 1885 में हो गया, जब पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का पूना में होना था, लेकिन हैजा ताउन और महामारी के कारण लॉर्ड डफरिन, जो मुंबई का वायसराय था, उसने यह प्रस्तावित कर दिया कि नहीं, ये आयोजन आप मुंबई में करिए। और आयोजन मुंबई में करिए इसलिए कह दिया क्योंकि ये चारों लोग उससे उस आयोजन को करने के लिए अनुमति लेना चाहते थे। अनुमति लेने के लिए जब समय मांगा तो ये लोग गए उनके पास, जो समय लॉर्ड डफरिन ने दिया, और कहवा काफ़ी स्नैक्स खिलाकर मुस्कराते हुए उनको अनुमति दिया। वहीं एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया कि जिसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करके देश को आज़ाद करने के लिए जिस संगठन की नींव आप डालने जा रहे हैं, उसी से अनुमति लेने जा रहे हैं।
अनुमति ही नहीं लेने जा रहे हैं, बल्कि वो मुस्कुराकर प्रसन्नतापूर्वक आपको अनुमति दे रहा है। इसका मतलब है उसके द्वारा जो सेट एजेंडा है, उस एजेंडे पर आप ठीक प्रकार से खरे उतर रहे हैं और उसी पर कार्य करने वाले हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। 1888 में ही सर सैयद अहमद ने यह मांग और यह बात शुरू कर दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिमों का हित सुरक्षित नहीं है। 1992 में इसी सर इरफान हबीब, जो इस समय के इतिहासकार हैं, इनके ग्रैंडफादर मोहम्मद शमीम ने सर सैयद अहमद का हाथ पकड़ लिया, उनके साथी हो गए और फिर उनके बाद 1875 में पैदा हुए मोहम्मद अली जिन्ना उनके सहयोगी हो गए। अल्प आयु थी। और 1898 में जब दिवंगत हुए सर सैयद अहमद, ये तो दोनों चेले अपने खड़े कर गए। उद्देश्य ही एकदम तय था कि क्या करना है और कैसे करना है। 1902 में इन लोगों ने लाहौर में सर मोहम्मद शमीम और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के विरुद्ध पत्रकार वार्ता किया, गोपाल कृष्ण गोखले के विरुद्ध पत्रकार वार्ता किया। बावजूद इसके 1904 में गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। बंग भंग आंदोलन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई। इस दौरान ये जितने भी घटनाक्रम हुए, इस घटनाक्रम के दौरान इस सब के ठीक ठीक साक्षी जो थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर थे। ये तीनों लोग इन सारी चीज़ों को ठीक प्रकार से देख और समझ जान रहे थे। देख समझ जान ही नहीं रहे थे, बल्कि इन लोगों को संदेह और भ्रम भी होने लगा था कि वास्तव में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ है, वह गठन जिन उद्देश्यों से के लिए हुआ है, उसी उद्देश्य को वो करने जा रही है कि उसका कुछ छिपा हुआ एजेंडा है। क्योंकि मोहम्मद शमीम और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पत्र व्यवहार इन लोगों से किया, वो पत्र व्यवहार निश्चित रूप से अमर्यादित और असंस्कारित थे और भारतीय हितों के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषित एजेंडे के विरुद्ध थे। 1909 से लेकर 1913 के बीच जब गीतांजलि के प्रकाशन में रविन्द्रनाथ ठाकुर कलकत्ता में बहुत व्यस्त थे, उस दौरान मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक की अनेक बार बैठकें हुई कलकत्ता में, और उन बैठकों में इन लोगों ने सारी चिंता प्रकट किया। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले तो दिवंगत हो गए। महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तावित करके, प्रायोजित करके और उनको प्रेरित करके भारत बुला दिया आंदोलन में सहभागी होने के लिए। 1915 में ही हिंदू महासभा का गठन भी हो गया। 1911 से 1919 के बीच सावरकर जी जेल में थे। जेल से उन्होंने जो याचिका मांगी कि हमको रिहा किया जाए, आज भी याचिका और रिट दाखिल होता है कोर्ट कचहरी में। याचिका को याचना कह देना, यह भी इतिहास के साथ खिलवाड़ और छेड़छाड़ है। आज भी याचिका दाखिल होती है, आज भी रिट दाखिल होती है। उसको हम किस संदर्भ में लें? उस समय की न्याय व्यवस्था और न्याय की प्रणाली जिस प्रकार की थी, उसके अनुसार उनको याचिका दाखिल करना ही था। उस दौरान उनका सहयोग बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 1919 में वे छूट तो गए। बाल गंगाधर तिलक का 1920 में निधन भी हो गया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो गई। लेकिन ये सारे घटनाक्रम को ठीक ठीक सावरकर जी देख रहे थे और अल्प आयु श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी देख रहे थे ठीक से। 1917 में वो हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। वो बड़े परिवार के व्यक्ति से आशुतोष मुखर्जी जी का सावरकर जी से और बाल गंगाधर तिलक जी से, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से निकट का संबंध था। आशुतोष मुखर्जी जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पिताजी थे और उस संबंध के कारण इन लोगों का सामीप्य और साहचर्य भी उनको प्राप्त होता था। उनकी गतिविधियों से ये अवगत होते थे, जानकारी होती थी, जानकारी हासिल करते थे। और सावरकर जी के निकट संपर्क में केशव बलिराम हेडगेवार जी भी थे, जिन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया। ये सारे घटनाक्रम कांग्रेस का वास्तविक एजेंडा और कांग्रेस का छुपा हुआ एजेंडा जो था,
इनको पहले चरण में जिन लोगों ने उजागर किया वे नाम हैं मदन मोहन मालवीय, वे नाम हैं बाल गंगाधर तिलक, वे नाम हैं रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे चरण में इन लोगों के छुपे हुए एजेंडे को, काली करतूत को जिन्होंने उजागर किया, वो नाम है स्वातंत्र वीर सावरकर, वो नाम है केशव बलिराम हेडगेवार, वो नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये 6 नाम 1901 से लेकर 1915 तक जिन लोगों ने इस सारे घटनाक्रम को उजागर किया, देखा, सुना, भोगा और कांग्रेस के सच को सामने लाने का यत्न किया, वे 3 नाम मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर और बाल गंगाधर तिलक 1915 से 1930 तक मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। तो स्वतंत्र वीर सावरकर और गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, तब तक का समझ लीजिए कि स्वतंत्र वीर सावरकर, केशव बलिराम हेडगेवार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों ने उस छुपे हुए एजेंडे को उजागर किया, और उजागर ही नहीं किया बल्कि देश को सतर्क सावधान रहने के लिए प्रेरित भी किया। उसके लिए मुहिम भी चलाई, हिंदू महासभा के माध्यम से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई उसके माध्यम से भी। अन्यथा आज देश की सामने परिस्थिति दूसरी रहती, भिन्न प्रकार की परिस्थिति रहती। और इसमें वास्तविकता और सच्चाई का पता तब चला कि जब 1910 में पैदा हुए मदर टेरेसा 1927 में भारत आती हैं। भारत आते ही वो कलकत्ता जाती हैं, कलकत्ता से वो सीधे दार्जिलिंग जाती हैं, दार्जिलिंग रह के बंगला सीखती हैं, बंगला सीखकर पूरे बंगाल का, जो वर्तमान बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल है, उसका सघन प्रवास करती हैं। और 1929 में 41 वर्ष की आयु में जब जवाहरलाल नेहरू जी कलकत्ता के प्रवास पर जाते हैं तो प्रायोजित तरीके से, पूर्व नियोजित तरीके से, और बताया जाता है कि ये स्वाभाविक भेंट थी, लेकिन ये स्वाभाविक भेंट नहीं थी। 41 वर्षीय जवाहरलाल नेहरू जी से 19 वर्षीय मदर टेरेसा की कलकत्ता में भेंट होती है। और वो अब जब भेंट होती है, उस भेंट की जानकारी होती है, क्योंकि शांति निकेतन की स्थापना हो गई थी, वो गतिविधियों का केंद्र था, ये सारे लोग वहाँ आते जाते, देखते, सुनते, समझते थे। मदन मोहन मालवीय जी भी उस समय जीवित थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी जीवित थे, बाल गंगाधर तिलक जी यद्यपि उस समय जा चुके थे। और ये सब लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई कि मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र जवाहरलाल जी वहाँ आए हुए हैं, उनसे मदर टेरेसा मिल रही हैं और वह ईसाई मिशनरीज का प्रचार करने के लिए यहाँ आई हुई हैं, तो इनको बड़ा दुख और तकलीफ हुई। उन्होंने अपने स्तर पर, युवा साथियों के स्तर पर उस बात का विरोध किया और राजनीति में पूरी तरह ये सक्रिय हो गए थे। बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, ग्रेजुएशन और लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। बंगाल एक अलग राज्य जैसा था, वहाँ के सांसद चुने गए थे। 1929 से लेकर 1938 तक वहाँ के सांसद थे वो। 1934 में 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। बहुत योग्य और काबिल व्यक्ति थे। ये सारी चीज़ें सबके संरक्षण में, देख रेख में हो रही थी। सब लोग इन सारी चीज़ों को देख, समझ और जान रहे थे। इंदिरा गांधी जी भी परिपक्व और मैच्योर हो रही थी। 1934 में जिस प्रेरणा से रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन में जवाहरलाल जी द्वारा उनका दाखिला कराया गया, वो तीक्ष्ण बुद्धि की जरूर थी, शक्तिशाली भी थी, आत्मबल भी था उनके पास, और इस नाते उनको रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रियदर्शनी की उपाधि भी दिया। लेकिन 4-5 महीने के बाद ही उनके कार्य व्यवहार और आचरण के कारण उनको वहाँ से निकाल देना पड़ा। निकालने के बाद वो अवसाद में गई। अवसाद में जाने के बाद जवाहरलाल जी ने उनको महात्मा गांधी के पास काउंसलिंग के लिए ले गए। उनका बाकायदा उन्होंने बातचीत किया, अनेक बार उनको प्रोत्साहित किया, प्रश्रय दिया, इससे निकलने की ज़रूरत है, तुम्हारे परिवार का ऐसी पृष्ठभूमि है, तुमको आगे भविष्य में देश का नेतृत्व करना है, राजनीति करनी है, सारी बात बतानी है। 1935 में कमला नेहरू का निधन हो गया, उनका अवसाद और बढ़ गया। गांधी जी के संरक्षण में पली बढ़नी देखने रहने लगी। गांधी जी के ही कारण उनके पतिदेव से बाद में भेंट हुई, और पतिदेव से भेंट होने के बाद विवाह के रूप में वो परिणत भी हुआ पूरा घटनाक्रम।
यह जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता को ठीक से समझने और जानने की भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी जरूरत है। मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ ठाकुर और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की गतिविधियों को उजागर करना चाहते थे। उजागर करने में वो बहुत हद तक सफल हुए, बहुत हद तक सफल नहीं भी हुए, क्योंकि एक मर्यादा थी कि उसी संगठन में रहकर कैसे उसके सामने भेद खोलें, समाज के सामने कैसे उसको ले आएं। लेकिन वास्तव में जब वास्तविक कार्य जो जिन्होंने किया, स्वतंत्र वीर सावरकर ने किया, असली कार्य केशव बलिराम हेडगेवार जी ने किया, असली कार्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। इन लोगों ने वास्तव में इन सारी चीज़ों को लेकर बाहर आए और इंदिरा गांधी के कारण ही महात्मा गांधी का जो लगाव था और किसी भी निर्णय को करने के लिए वो जवाहरलाल जी की इच्छा का बहुत ध्यान रखने लगे। जवाहरलाल जी जो कहते थे उसको वो मान लेते थे। जवाहरलाल जी की भावनाओं को और जवाहरलाल जी की इच्छा को वो ज़्यादा तरजीह देने लगे, उनके प्रति उनका झुकाव हो गया। और उस झुकाव के कारण जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व महात्मा गांधी का था, कहीं न कहीं वो तिरोहित भी होता गया। पट्टाभी सीतारामैया और त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस जी का और जवाहरलाल नेहरू जी की गतिविधि, उस समय के ऐतिहासिक संरचना 1935 से लेकर 1940 तक का जो पूरा संगठनात्मक तंत्र व्यवस्था, भारत की राजनीति, स्वतंत्रता आंदोलन का जो हिस्सा है, उसको बहुत ठीक से गहराई से समझने जानने की जरूरत है। 1940 में सुभाष बाबू द्वारा कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संगठन का गठन करना और उसके इतिहास में जाना, और वह संगठन आज कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रभाव में रहना, इन सारी चीज़ों को बहुत शिद्दत से, बहुत ठीक से जानने और समझने की जरूरत है। इसलिए हम इन सारी परिस्थितियों को जानने समझने के कारण जब बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और रविन्द्रनाथ टैगोर कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की छुपे हुए एजेंडे, कांग्रेस की नकारात्मक गतिविधियों को उजागर करने के लिए सचेष्ट और सन्नद्ध थे, उसको सबके सामने ले आना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि देश का हित इन लोगों के कार्यों और गतिविधियों के कारण सुरक्षित नहीं है। तब सावरकर जी का जो उद्भव हुआ वो सामने आए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो उद्भव हुआ वो सामने आए, केशव बलिराम हेडगेवार जी का जो उद्भव हुआ सामने आए। वास्तव में यह बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और रविन्द्रनाथ टैगोर के कार्यों और गतिविधियों को ठीक से सबके सामने प्रस्तुत कर दिया, बता दिया। जो वे लोग चाहते थे उसको व्यावहारिक स्वरूप प्रदान कर दिया इन लोगों ने। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहले चरण में मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होते 1901 से 1915 तक, तो कांग्रेस इस देश को बहुत खराब हालत में ले जाती। 1915 से लेकर 1930 और उसके बाद के वर्षों में सावरकर जी, केशव बलिराम हेडगेवार जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्य अगर नहीं होते तो कांग्रेस और भी खराब हालत में भारत को ले जाती। इसलिए हमको इस आलोक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के व्यक्तित्व और कार्यों को समझने और जानने की आवश्यकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हिंदू महासभा 1915 में जो गठित हुई, चूंकि उनके पिताजी बाल गंगाधर तिलक जी के निकट साहचर्य में रहते थे, इसलिए इनका भी सामीप्य हुआ। इसी कारण सावरकर जी से इनका सामीप्य हुआ और इसी कारण हिंदू महासभा से इनका सामीप्य हुआ। और इनके सामीप्य होने के कारण, इनकी नजदीकी होने के कारण उन लोगों ने जो कार्य और गतिविधि संचालित किया भारत में, वह भारत के वास्तविक हितों की रक्षा करने के लिए बहुत आवश्यक था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब हिंदू महासभा के संपर्क में आए, तब उनको लगा कि बंगाल और पंजाब
जहां मुस्लिम लीग आंदोलन बहुत चरम पर है और भारत का बंटवारा एक दूसरी दिशा में जा रहा है, भारत का बंटवारा इनको अलग करके रहेगा। मुस्लिम लीग की जो मांग है, लखनऊ अधिवेशन 1915 में जो हुआ था, जिसमें मोहम्मद शमीम ने अंतिम में धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए ओरिएंटल कॉलेज को सर सैयद अहमद के ओरिएंटल कॉलेज को मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ बना देने के लिए जो प्रस्ताव किया था और 1920 में वो बन भी गया था, इन सारे गतिविधियों को के कारण इन लोगों को स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित हो रहा था कि देश का जो स्वरूप है वह गलत दिशा में जा रहा है और उसको सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने बंगाल विभाजन और पंजाब विभाजन की बात की, वो इसीलिए उद्देश्य से बात किया कि अगर वहां बहुमत वाला जो हिंदू समुदाय है वह अलग अपना दृष्टिकोण नहीं रखेगा, वह अपनी अलग बात नहीं रखेगा, हिंदू महासभा के माध्यम से उसका दृष्टिकोण सबके सामने नहीं आएगा, तो संपूर्ण बंगाल और संपूर्ण पंजाब कटकर भारत से अलग हो जाएगा। आज जो भारत में पंजाब का हिस्सा है और पश्चिमी बंगाल के रूप में भारत में जो हिस्सा है, यह सब जो हिस्से भारत में बचे हैं वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का योगदान है उसमें, जिसके कारण वह आज भारत के हिस्से के रूप में जाना समझा और देखा जा रहा है। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो संपूर्ण योगदान 1919 से लेकर और 1953 तक का है, उसको समझने के लिए भारतीय राजनीति में 1925 से लेकर 1950 तक हेडगेवार जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी का योगदान, 1950 से लेकर 1975 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी का योगदान और इन दोनों की कनेक्टिविटी जो गोलवलकर जी ने स्थापित की, इन दोनों कालखंडों की, इनको ठीक से समझने और जानने की आवश्यकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने इसी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात की, वहां से परमिट प्रथा हटाने की बात की। 1947 से लेकर 1950 तक जब वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, उस समय भी उन्होंने इन सारी बातों को मजबूती से और शिद्दत से उठाया था और मतभेद होने के कारण ही उन्होंने अप्रैल 1950 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने के बाद उनकी जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों के कारण ही और उनके सक्रिय साथी होने के कारण गोलवलकर जी आदि ने उनको प्रेरित किया कि आप एक राजनीतिक संगठन का गठन करिए और उसमें उनको दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे सहयोगियों को प्रदान किया सहयोग के रूप में कि आप उनके साथ, वो आपका सहयोग करेंगे, एक संगठन खड़ा करिए और दूसरी दिशा में जो राष्ट्रवादी सोच और विचार है, सनातन संस्कृति है, भारतीयता है, उस दृष्टि से कार्य करने के लिए आगे आइए। 1952 में उन्होंने जम्मू में एक बड़ी रैली की इन लोगों ने। उस रैली में कहा कि परमिट प्रथा समाप्त होना चाहिए, धारा 370 समाप्त होना चाहिए और हम अगर यह समाप्त नहीं करेगी भारत सरकार तो हम जम्मू कश्मीर जाएंगे और जाएंगे, देखें मुझे कौन गिरफ्तार करता है, मेरे खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। वो जम्मू से आगे बढ़ना शुरू हुए और फिर उनके साथ जो हुआ, जून 1953 में वो बंदी बना लिए गए, नज़रबंद कर लिए गए और किन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ उसके विस्तार में और गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जाना, 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जाना, 1956 में भीमराव अंबेडकर जी का जाना, जो 3 नक्षत्र थे पहले मंत्रिमंडल के, वे तीनों नक्षत्र 5-6 वर्षों के अंदर ही काल कवलित हो गए, चले गए। लेकिन उनके राजनीति का जो प्रभाव है, शुरू से ही जब 19वीं शताब्दी का आरंभ होता है, भारत की राजनीति
तीन ध्रुवों में स्पष्ट रूप से बट गई थी। एक वह ध्रुव था जो ध्रुव राष्ट्रवादी सोच का था, भले वो कांग्रेस में ही कार्य करने वाले लोग थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच के आधार पर वो देश में काम कर रहे थे। एक वह सोच थी जो कांग्रेस की दृष्टिकोण से, कांग्रेस के एजेंडे के आधार पर कार्य कर रही थी। ए.ओ. ह्यूम के एजेंडे पर कार्य कर रही थी, सर सैयद अहमद के एजेंडे पर कार्य कर रही थी, मोहम्मद शमीम और मोहम्मद अली जिन्ना के एजेंडे पर कार्य कर रही थी। यह जो कार्य किया जा रहा था वह दो तरह का दृष्टिकोण कांग्रेस में रह के स्पष्ट रूप से विभाजित दृष्टिकोण सामने आ रहा था। और उसी समय ये सब लोग जानते हैं कि 1911 में जो चीनी क्रांति हुई, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग मरे थे, उसका प्रभाव भी भारत में आया और विचारधारा के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका प्रस्फुटन भले न हो, लेकिन उस दृष्टि से भी भारत में सोचने की एक प्रवृत्ति पैदा हुई थी। और पैदा होने के कारण 1911 और 1915 के आसपास एक तीसरी प्रवृत्ति घर करने लगी, जो चौथे दशक में 20वीं शताब्दी के स्पष्ट रूप से सामने आ गई। और ये तीनों दृष्टिकोण जब सामने आया तो भारत के आजाद होने के बाद 3 तरह की राजनीतिक धारा, एक कांग्रेस की पोषित घोषित धर्मनिरपेक्षी धारा, एक वामपंथी धारा और तीसरी राष्ट्रवादी धारा स्पष्ट रूप से सामने स्पष्ट होकर आ गई। और इस नाते जो राष्ट्रवादी धारा भारत में आई, चाहे उसका सांगठनिक तंत्र, आप कांग्रेस में जो लोग नहीं छुपे हुए एजेंडे को जानते थे ऐसे राष्ट्रवादी लोग, वे लोग जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग थे, वे लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग थे, वे लोग जो बाद में जनसंघ से जुड़े हुए लोग थे, वे लोग जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, चाहे उनका सांगठनिक तंत्र, काल, समय जो भी रहा हो, लेकिन एक राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति भारतीयता का एक व्यवस्थित स्वरूप खड़ा होना शुरू हो गया था। कब से? जब बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिए थे और उसकी पृष्ठभूमि वहीं से बन गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी पृष्ठभूमि सावरकर जी के कार्यों से ही बननी शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं उसमें बाल गंगाधर तिलक जी की प्रेरणा काम कर रही थी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जब सावरकर जी 1911 से जेल में बंद थे, सावरकर जी उनकी पैरवी में लगे थे उनको छुड़ाने के लिए। उसने भी आधार प्रदान किया। सावरकर जी की प्रेरणा से ही केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इन सारे कार्यों को राजनीतिक व्यवस्थित दिशा देने में जो भूमिका योगदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी था। सांगठनिक आधारभूमि प्रदान करने में गुरु गोलवलकर जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस नाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो भारतीय राजनीति में योगदान है, उस योगदान को राजनीतिक स्वरूप प्रदान करना, उसको सार्वभौमिक राजनीतिक स्वरूप प्रदान करना, उसको सार्वजनिक राजनीतिक सांगठनिक स्वरूप प्रदान करना, उसको देश की अस्मिता से जोड़ना, देश के सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना, इन सारी चीजों का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। और उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो कार्य किया, वह कार्य आज तक भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उनके सहयोगी दीनदयाल जी ने जो कार्य किया, वह आज तक भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। और एक बहुत सामयिक संदर्भों में, कालिक संदर्भों में अगर इसकी व्याख्या की जाए तो मैं इस बात को बार बार उल्लेख करता हूं कि अघोषित तौर पर जो कांग्रेस का एजेंडा था, उसको राष्ट्रवादी स्वरूप, राष्ट्रवादी धरातल पर स्थापित करने में
कांग्रेस में रहकर जिन लोगों की भूमिका थी वो मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और इनके कालखंड को वास्तविक क्रियान्वित आधार 1901 से 1925 15 तक आप मान सकते हैं। सावरकर जी, केशव बलिराम हेडगेवार जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का इस दृष्टि से जो योगदान है, आप उस योगदान को 1915 से 1930 तक मान सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से और सांगठनिक दृष्टिकोण से, व्यवस्थित सांगठनिक दृष्टिकोण से 1925 से 1950 का जो कालखंड है, उस कालखंड में जो सावरकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, केशव बलिराम हेडगेवार जी और गुरु गोलवलकर जी का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब का समेकित प्रभाव जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पर पड़ा, जिसके कारण वो भारत के पहले मंत्रिमंडल में सरकार के छुपे हुए एजेंडे को उजागर करने में सफल हुए और वो मंत्रिमंडल से 1950 में इस्तीफा दिए। उन्होंने जनसंघ की स्थापना गुरु गोलवलकर जी के सहयोग से किया। गुरु गोलवलकर जी ने दीनदयाल जी को सहयोगी के रूप में उनको भेजा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला काम किया था, मदर टेरेसा को गलत तरीके से देश की नागरिकता प्रदान कराई थी। 1950 में जो मिशनरीज, इंटरनेशनल मिशनरीज चैरिटी की स्थापना उन्होंने करवाया। डालमिया समूह से सहयोग राशि प्रदान करा के मदर टेरेसा को मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना कराया कोलकाता में। उसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बनवाया कोलकाता में, और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो कोलकाता में बनवाया उनको बाकायदा संरक्षण प्रदान किया। इन दोनों बातों का भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विरोध किया था, लेकिन उस विरोध का उनको कोई परिणाम नहीं मिला। इस कारण से उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ना उचित समझा और जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना हुई, दीनदयाल जी उनके साथ सहयोगी के रूप में गए और लोग भी सहयोगी के रूप में गए। जनसंघ 1980 तक चला। जनसंघ अनेक पार्टियों का सहयोग भी किया और 1941-42 में कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से जो प्रगतिशील गठबंधन बनाया बंगाल में, उसमें वित्त मंत्री भी बंगाल के रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। राजनीति की गतिविधियों को बहुत ठीक से समझते और जानते थे। बंगाल को लेकर बहुत सचेत रहते थे, क्योंकि जो मदर टेरेसा ने बंगाल को टारगेट किया था, बंगाल को उद्देश्य बनाकर काम करना शुरू किया था। आते ही उन्होंने बंगला सीखा था, जवाहरलाल नेहरू जी के संपर्क में आई थी और इन सब के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इन सारी गतिविधियों से बहुत ठीक से परिचित थे, बहुत ठीक से जुड़े हुए थे, बहुत निकट से देख और महसूस कर रहे थे। इस नाते बाल गंगाधर तिलक जी, मदन मोहन मालवीय जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वातंत्र वीर सावरकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, केशव बलिराम हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी के कार्यों का समेकित राजनीतिक प्रस्फुटन और एकदम सतह पर आकर राष्ट्रवादी सोच और विचार का प्रकटीकरण, उसका उपयोग, उसका व्यवहार राजनीति में प्रत्यक्ष शामिल होकर अपनी सकारात्मक भूमिका देश और समाज हित में करने के लिए जनसंघ के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने सहयोगियों के साथ सामने लेकर आए। बाद में जो जनसंघ दीनदयाल जी, अटल जी ने उसको आगे बढ़ाया। 1980 में उसका स्वरूप बदला, फिर भारतीय जनता पार्टी आई। 1950 से लेकर 1975 के कालखंड को आप राजनीतिक दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी का राष्ट्रवादी राजनीतिक कालखंड कह सकते हैं, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी आधारभूत भूमिका निर्वाह करते हैं। 1975 से लेकर 2000 तक का जो राष्ट्रवादी राजनीतिक कालखंड था, उस कालखंड का नेतृत्व करता है अगर कोई, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी का कालखंड होता है। और इन 1950 से 1975 और 1975 से 2000
के बीच के कालखंड में समन्वय स्थापित करने का कार्य, संपर्क स्थापित करने का कार्य, साहचर्य और सहकारिता स्थापित करने का कार्य अटल बिहारी वाजपेयी जी करते हैं। 2000 से लेकर और 1925 तक का जो कालखंड है, उस कालखंड को आप कह सकते हैं कि वह कालखंड नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी या इस तरह के जो नेता हैं, इनका कालखंड है। और इस कालखंड को 1975 से 2000 और 2000 से 1925 का जो कालखंड होगा, इस कालखंड में समन्वय स्थापित करने का कार्य, सहयोग और साहचर्य स्थापित करने का कार्य लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे लोग, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग करते हैं। और राष्ट्रवादी राजनीतिक धारा जो वास्तव में मूल भारतीय सनातन चिंतन पद्धति की धारा है, उसके आधार पर वो कार्य आगे बढ़ता है। इस अर्थ में यदि पहले चरण में माने तो हम बार बार इस बात का उल्लेख करेंगे, नामोल्लेख करेंगे कि यदि पहले चरण में मदन मोहन मालवीय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होते, दूसरे चरण में स्वतंत्र वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केशव बलिराम हेडगेवार जी नहीं होते, तीसरे चरण में पुनः हम नाम लेते हैं गुरु गोलवलकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल जी न होते, चौथे चरण में दीनदयाल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं होते, पांचवें चरण में अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी नहीं होते, छठे चरण में यदि भारतीय राजनीति में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी और अमित शाह जी जैसे 9 लोग होते, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में गठित हुई थी, वह भारत की लीला समाप्त कर दी होती, भारत को बहुत खराब स्थिति में पहुंचा दी होती, भारत के और टुकड़े हो गए होते, भारत के और सारे खंड बिखर गए होते, बंगाल जो अभी बचा हुआ है वो भी हमारे साथ नहीं होता, जम्मू कश्मीर जो हमारे साथ बचा है वो हमारे साथ नहीं होता, जो पंजाब बचा हुआ है वो हमारे साथ नहीं होता, और ऐसे भी बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के इलाके, सिक्किम के आसपास का इलाका हमारे साथ नहीं होता। इन विभूतियों ने जो समय रहते कार्य किया, व्यवहार किया, और राजनीतिक दृष्टि से जिसके केंद्र और आधार बिंदु श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बनते हैं, और उन्हीं के प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा करने वाले प्रश्न चिन्ह कारण 1949 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगता है, महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रश्न खड़ा करने के कारण, मदर टेरेसा को नागरिकता देने के कारण जो प्रश्न खड़ा करते हैं, 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना खड़ा करने होने पर जो प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा करते हैं, इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध लगता है, परिणाम स्वरूप यशस्वी युवाओं को लेकर आगे चलने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा 1949 में यशस्वी और श्रेष्ठ छात्र संगठन का उदय होता है, वो हमारे सामने आता है और एक राष्ट्रवाद का प्रखर प्रवक्ता बन के उभरता है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मजबूती प्रदान करता है, अंदर से जनसंघ को अंदर से या परोक्ष रूप से सहयोग और समर्थन प्रदान करता है, और आज दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का गौरव भी प्राप्त करता है, राष्ट्रवादी आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी करता है। इन सभी दृष्टियों से हमको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राजनीतिक योगदान, राजनीतिक राष्ट्रवादी सोच के धरातल को प्रदान करने का जो योगदान है, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के लिए जो उनका योगदान है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को की प्रेरणा से, उसके मार्गदर्शन में राजनीति की एक धारा
व्यवस्थित धारा देश और समाज के अनुकूल, देश और समाज के हित में, भारतीय संस्कृति के हित में चलाने की जो भूमिका उन्होंने अदा की वह जीवन में अक्षुण्ण रहेगा, अमिट रहेगा और इतिहास उसको आने वाले समय में निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों में अंकित करेगा। हमारे एक बंधु अभी लाइव कार्यक्रम में कह रहे थे कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या फालतू बात कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न का मैं उत्तर देने को तैयार हूं। आधारहीन बातें नहीं की जाती। देश जिस परिस्थिति में आज है उन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता अगर किसी ने दिया है भारत को, तो उन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग दिया है मदन मोहन मालवीय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, स्वतंत्र वीर सावरकर ने, केशव राव बलिराम हेडगेवार जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, गुरु गोलवलकर जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने, और हम क्यों नहीं कहेंगे नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नितिन गडकरी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, और ऐसे बहुत सारे उनके सहयोगी लोग हैं। उन सब का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन भारत को विकट परिस्थितियों में खड़ा करने में जिनका योगदान है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्यों? उसने लॉर्ड डफरिन के अनुमति लेने वो गई जब वो देश की आजादी का आंदोलन खड़ा करना चाहती थी, तो उसने लॉर्ड डफरिन से 1885 में अक्टूबर महीने में अनुमति लेने की उनको क्या जरूरत थी? जिसके विरुद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं उससे अनुमति ले रहे हैं, और अनुमति बड़ी प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक आपको अनुमति दे रहा है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम अनुमति ले रहे हैं। यह प्रश्न कोई क्यों नहीं करेगा कि 1829 में पैदा होते हैं एओ ह्यूम, 1827 में पैदा होते हैं गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू यानी लक्ष्मी नारायण नेहरू के पुत्र, गंगाधर नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू जी के पिता। और 1950 के बाद इन दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती क्यों होती है? क्योंकि आईसीएस अफसर बन जाते हैं एओ ह्यूम, और अफसर ही नहीं बनते हैं, चूंकि क्लर्क थे, हेड क्लर्क थे, बड़े बाबू थे, पेशकार थे लक्ष्मी नारायण नेहरू अंग्रेज रियासत में, इसलिए उनका एओ ह्यूम से संपर्क हुआ। एओ ह्यूम के लगभग उम्र में बराबर थे गंगाधर नेहरू, इसलिए उनका भी उनसे संपर्क हुआ। और इसीलिए एओ ह्यूम के माध्यम से जो समीकरण का ताना बाना उन्होंने बुना 1854 में, दिल्ली सल्तनत का उनको कोतवाल बनवा दिया गया गंगाधर नेहरू जी को। गंगाधर नेहरू जी के 3 पुत्र और 2 बेटियां थी। भारतीय मोतीलाल नेहरू जी उसमें सबसे छोटे थे, और सबसे छोटे थे। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सवाल करता है राष्ट्रवादियों पर, क्या वो एक स्वर में झटके से बता देगा कि मोतीलाल नेहरू जी के बाकी 2 भाई और 2 बहनों का नाम क्या था? नहीं बता पाएगा। इसलिए नहीं बता पाएगा कि प्रायोजित तरीके से मोतीलाल नेहरू जी को आगे करके राजनीति एओ ह्यूम ने किया और कराया। क्यों किया और कराया? उसकी पृष्ठभूमि में जाने और उसकी चर्चा करना बड़ा अशोभनीय है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। और कम से कम सनातनी व्यक्ति, भारतीय मूल्यों की, परंपराओं की रक्षा करने वाला व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति इस तरह की क्षुद्र बात नहीं करता। लेकिन जब लोग मजबूर करते हैं, प्रेरित करते हैं ऐसी बातों को करने के लिए, तो करना भी पड़ता है। मात्र 19 वर्ष की आयु में उनको लेकर और कार्ल मार्क्स से मिलने जाना सर सैयद अहमद और ये ह्यूम का, ये किस व्योमेश चंद्र बनर्जी का? व्योमेश चंद्र बनर्जी कन्वर्टेड ईसाई थे। उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता उनसे कराई गई। अधिवेशन के बाद उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एओ ह्यूम बने। ये सारी बातें क्यों हो रही थी? क्या वास्तव में भारत के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, या उसकी नींव पड़ी थी, या उसके कार्य और व्यवहार हो रहे थे? अनेक ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिन सवाल का उत्तर अराष्ट्रवादियों के पास, अभारतीयों के पास, अभारतीय चिंतन धारा के वालों के पास नहीं है। और नहीं होने के कारण एक बात बहुत स्पष्ट है कि वे राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, भारतीय हितों की रक्षा करने वाले लोग नहीं हैं कांग्रेसी लोग, जिनका छुपा हुआ एजेंडा और है और दिखावे वाला एजेंडा और है। वे कतई भारतीय नहीं हैं, राष्ट्रवादी नहीं हैं, देश के शुभचिंतक नहीं हैं। और शुभचिंतक होते
तो 1871 में भारत का कुल क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर है। आज भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1871 में चीन का क्षेत्रफल लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर था। आज चीन का क्षेत्रफल 96 लाख वर्ग किलोमीटर। यह क्यों है, कैसे है? भगवान गौतम बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत को आप लागू करते हैं, चाउ एन लाई और नेहरू जी के बीच समझौता होता है, पंचशील के नियम को वो तोड़ता है। तोड़ने के बाद आप कार्य क्या करते हैं, आप व्यवहार क्या करते हैं? 1964 तक आपका मदर टेरेसा मार्गदर्शन करती हैं। 1964 में ही आप प्रायोजित करके अपने तीसरी पीढ़ी के भी वैवाहिक संस्कार वहां से जोड़ देते हैं। 1966 में ही रॉटरडम में जो तय हुआ वह तय होकर 1984 में प्रधानमंत्री पद जिनको प्राप्त हुआ उनके विवाह 1964 में तय कर दिया गया। 1966 में उनको बुला दिया गया, 1967 में यहां विवाह कर दिया गया। 1964 से 66 तक इसलिए उन दोनों लोगों में संपर्क नहीं कराया गया क्योंकि वो पायलट की पढ़ाई कर रहे थे इंग्लैंड में, इसलिए उनको यहां नहीं बुलाया गया। लेकिन तय कर दिया गया था 64 में विवाह। उन लोगों में आपस में कोई प्रेम संबंध नहीं थे। उन दोनों लोगों का मैं नाम भी नहीं लूंगा। उनकी वंश परंपरा आज देश में भिन्न भिन्न नामों से जानी जा रही है, मजाक का पात्र है क्योंकि उनका कृतित्व ही ऐसा है, उनके पूर्वजों का कृतित्व ऐसा है। और इन लोगों के कृतित्व के समानांतर सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल पर कांग्रेस में रहकर, सर्वप्रथम कांग्रेस में रहकर अगर मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आवाज नहीं उठाई होती, कांग्रेस से बाहर सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बनाकर, राजनीतिक संगठन बनाकर स्वातंत्रवीर सावरकर, केशव बलिराम हेडगेवार, गुरु गोलवलकर जी आंदोलन नहीं खड़ा किए होते, 1950 के बाद राष्ट्रवादी जनसंघ जैसा संगठन, भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन बनाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और उनके सहयोगी गण अगर यह बीड़ा नहीं उठाए होते तो ये कांग्रेसी लोगों का छुपा हुआ एजेंडा आज भी दूसरा है, दिखावे का एजेंडा आज भी दूसरा है, गरीबी उन्मूलन दिखावा है इनका, और वैभवपूर्ण जीवन जीना इनका आवरण है, आंतरिक आवरण है। ये जमीन पर रहना जानते हैं, ये दिखावा है, ये सत्ता के भोग के बिना नहीं रह सकते, इनका ये असलियत है, इनकी ये सच्चाई है। इनके पास रुपया पैसा नहीं है, ये इनका दिखावा है। हजारों हजार एकड़ हिंदुस्तान में और दुनिया में फैली इनकी संपत्ति, सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े महल और भवन इनका वास्तविक स्वरूप चित्रित करता है। जब लक्ष्मी नारायण नेहरू जी केवल एक मामूली क्लर्क थे अंग्रेज रियासत में, उनके पुत्र गंगाधर नेहरू एक मामूली आदमी थे, उनको कोतवाल बना दिया गया। जब मोतीलाल नेहरू जी एक वकील थे, जब जवाहरलाल नेहरू जी एक वकील थे, जब इंदिरा गांधी जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जब राजीव गांधी जी मात्र एक पायलट थे, इन सभी ने कोई नौकरी नहीं की, कोई रोजगार व्यापार नहीं किया, तो आज तक इनके पास जितनी संपत्ति, धन, वैभव है वो कहां से, कैसे, क्यों आया? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? इस प्रश्न को पूछने वाला ही सच्चा राष्ट्रवादी होगा, देश का हितैषी, सनातन संस्कृति का, भारतीयता का हितैषी होगा। और इस प्रश्न से मुंह चुराने वाला या इस प्रश्न का उल्टा सीधा गैर जिम्मेदाराना उत्तर देने वाला अराष्ट्रवादी है, देशद्रोही है, देश का हितैषी नहीं है। और जो विरोधी देश से चंदा वसूल करता है, किसी दो देश के दो राजनीतिक पार्टियों के बीच गुप्त समझौता हो, यह कहां का राजनयिक व्यवस्था है? यह कहां की राजनीतिक परिपाटी है?
ये कहां का प्रोटोकॉल है? किस नियम और संविधान के तहत होता है? जब दो देशों के बीच समझौता होता है तो दो सरकारों के बीच समझौता, दो राजनीतिक दलों के बीच समझौता नहीं होता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का समझौता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से कैसे हो सकता है? उसके लिए ये लोग कार्य क्यों करते हैं? देश के हितैषी यदि होते तो ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकरण पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के माध्यम से और उससे जुड़े हुए, उसको कहीं ना कहीं से राजनीतिक आयाम प्रदान करने वाले और उनकी गतिविधियों का कारण बनने वाले पक्षों का भी मैंने उल्लेख किया। और इस दृष्टि से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संपूचे व्यक्तित्व और कृतित्व का राष्ट्रवादी दृष्टि से ऐतिहासिक मूल्यांकन, विवेचन, विश्लेषण होना चाहिए। उनके योगदान को देश को याद करना चाहिए। हम उनका स्मरण करते हुए उनका नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उस महापुरुष का और उसके कार्यों के प्रति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे यशस्वी संगठन के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लाइव आकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के राजनीतिक योगदान की चर्चा का मुझे अवसर प्रदान किया। उसके लिए उनके सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मनीष जी, हर्ष जी और अन्य सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और उन सब से यह अपेक्षा और निवेदन भी करता हूं कि इस सोच और विचार को जो वो कार्य कर रहे हैं उसमें शामिल करते हुए और मजबूती और ताकत से आगे आकर कार्य करने की आवश्यकता है। हम सब आप सबके साथ हैं। हम आप सबके प्रति शुभकामना प्रकट करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निरंतर यशस्विता की कामना करते हैं। उनके कार्यकर्ता बंधुओं के निरंतर यशस्विता की कामना करते हैं, क्योंकि उनकी यशस्विता से भारत यशस्वी होगा, भारत का नेतृत्व यशस्वी होगा, भारत की जमीन, मातृभूमि यशस्वी होगी। इन सब अपेक्षा, निवेदन के साथ और शुभकामना के साथ आज का मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।